सरयू नदी के तट पर बसी अयोध्या उन पवित्र 7 नगरों में से एक है जिन्हें भारतीय परंपरा के अनुसार मोक्ष प्रदान करने वाला नगर माना जाता है। प्राचीन काल में रामायण, रघुवंश और अन्य साहित्यिक ग्रंथों में इसका विशद वर्णन है। प्रारंभिक और उत्तर मध्य काल में स्कंद पुराण और अयोध्या महात्म्य के साथ साथ लालदास के रुद्रयामाला, सत्योपाख्यान और अयोध्या विलास में शहर के मंदिरों और अन्य इमारतों का वर्णन मिलता है। एक यूरोपीय यात्री और भूगोलवेत्ता जेसुइट मिशनरी और जोसेफ टिफेंथलर ने 1767 ईस्वी में अयोध्या का दौरा किया और उस स्थान पर मस्जिद और रामचबूतरा का वर्णन किया जहां पर पूजा होती थी। वर्ष 2003 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की गई खुदाई में वह रामचबूतरा सामने आया। वाल्मीकि रामायण से लेकर स्कंद पुराण तक अयोध्या को इक्ष्वाकु वंश की राजधानी बताया गया है। सदियों से यह स्थल आस्था, साहित्य और इतिहास तीनों का केंद्र बना रहा है। समय के साथ अयोध्या का स्वरूप बदला, लेकिन जनमानस में राम जन्मभूमि की स्मृति बनी रही। यात्रियों के विवरण और लोक परंपराएं इस निरंतरता की साक्षी हैं। इतिहास की परतों के नीचे छिपे सत्य को पुरातत्व सामने लाता है। उत्खनन केवल मिट्टी हटाना नहीं है, बल्कि समय से संवाद करने की प्रक्रिया है। राम जन्मभूमि अयोध्या में हुए उत्खनन ने इतिहास के लिए नए प्रश्न और नए साक्ष्य दिए हैं। आज हम उसी प्रक्रिया से जुड़े और राम जन्मभूमि के उत्खनन का नेतृत्व करने वाले श्रेष्ठ पुरातत्वविद प्रोफेसर बुद्ध रश्मिमणि से संवाद करेंगे और जानेंगे राम जन्मभूमि उत्खनन से जुड़े विशेष तथ्यों के बारे में। तो आइए इतिहास को केवल आस्था ही नहीं बल्कि साक्ष्यों की दृष्टि से भी समझने का प्रयास करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राम जन्मभूमि उत्खनन से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जी, वो जानना चाहेंगे। अयोध्या उत्खनन शुरू करने से पहले आपकी टीम का चयन कैसे हुआ? ऐसा है, इसके विषय में अधिक कुछ मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन हम लोगों को बुलाया गया। पूरे जो सीनियर ऑफिसर्स थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे के, उनको डीजी ने कॉल किया शाम के करीब 6 बजे के आसपास, फ्राइडे के दिन। और इस बीच में नागपुर एक्सकवेशन ब्रांच से हमारी एक टीम यहाँ आ चुकी थी। तो हमें ऐसा लग रहा था कि चूंकि कोर्ट ने भी ऑर्डर किया है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे एक्सकवेट करेगा अयोध्या के डिस्प्यूटेड साइट को, तो देखते हैं किसका नंबर आता है, किसको भेजा जाता है। तो हम लोग कोई श्योर नहीं थे उसके विषय में, लेकिन डीजी ने कॉन्फ्रेंस हॉल में आर्कियोलॉजिकल सर्वे के मीटिंग कॉल की और उसमें सारे सीनियर ऑफिसर्स जो सुपरिटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट और उसके ऊपर के थे, उन सबको उन्होंने वहाँ बुलाया। बुलाने के बाद उन्होंने कहा कि ये ऊपर से आदेश आया है कि जो बेस्ट आर्कियोलॉजिस्ट एक्सकवेटर होगा उसको हम लोग सेलेक्ट करके अयोध्या भेजेंगे और वो लोग वहाँ जा कर के एक्सकवेशन का कार्य करेंगे। और उसके बाद फिर डीजी की तरफ से कोई कॉन्फिडेंशियल लेटर गया होगा गवर्नमेंट को। अच्छा। और अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि मैं वहाँ टीम लीडर के तौर पे जाऊंगा और मेरे साथ 14 सदस्य वाली टीम एक्सकवेशन के लिए जाएगी। अच्छा। तो सर, दूसरा ये सवाल है कि मतलब जैसे वैज्ञानिक और प्रशासनिक तैयारियां करनी पड़ी होंगी, तो किस तरह की तैयारियां थी जो करनी पड़ी? ऐसा था कि नागपुर एक्सकवेशन ब्रांच के सर्वेयर्स, ड्राफ्ट्समैन, उन सबको बुलाया गया था। वो लोग ऑलरेडी दिल्ली पहुंच चुके थे और ये फिर अपने इक्विपमेंट्स ले करके, जैसे सर्वेइंग इक्विपमेंट्स, ड्राइंग के इक्विपमेंट्स
जो लेटेस्ट मॉडल के थे वो। और फिर जब मेरा सिलेक्शन एज टीम लीडर हुआ तो उसमें फिर मुझसे पूछा गया कि आपको किन इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, आप एक बार एग्जामिन कर लीजिए टीम के पास क्या है क्या नहीं है। तो उसके बाद फिर जो मुझे समझ में आया कि किस तरह के सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर, लैपटॉप्स और दूसरे इक्विपमेंट्स हमें चाहिए, वो इक्विपमेंट्स खास तौर से कैमरा, जो काफ़ी पावरफुल कैमरा, तो वो हमने सेलेक्ट किया और उनको प्रोक्योर किया मार्केट से जाने से पहले। और उसके बाद फिर हमने तैयारी की आगे जाने की। सर, आपकी टीम में डॉक्टर के मोहम्मद जी भी थे क्या? ऐसा सुनने में आ रहा था बीच में। नहीं, जो हाई कोर्ट की तरफ से हम लोगों ने एक्सकवेशन किया 2003 में जी, उसमें के मोहम्मद जी नहीं थे। के मोहम्मद जी तो अयोध्या में जब वो स्टूडेंट थे स्कूल ऑफ आर्कियोलॉजी के, उस समय प्रोफेसर बीबी लाल के साथ एज ए स्टूडेंट उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। वो अच्छा, एक्सकवेशन लेट 70s में और अर्ली 80s में हुआ था, उस समय वो गए थे, हमारी टीम में नहीं थे वो। अच्छा। तो सर 2003 में जो राम जन्मभूमि उत्खनन से पहले वहीं प्रोफेसर के नारायण और प्रोफेसर बीबी लाल द्वारा एक्सकवेशन हुआ था। तो उन दोनों के ने जो काम किया है वहां पे, उससे आप में मतलब आपके उत्खनन में कोई सहायता मिली क्या? देखिए, दो बातें हैं। एक तो पहली बात ये कि अयोध्या में जो एक्सकवेशन का सिलसिला चला जी, उसमें प्रोफेसर के नारायण ने, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग में अध्यक्ष थे, उन्होंने उत्खनन का कार्य कराया जी, और वो 1969-70 में एक्सकवेशन किया था। उसके बाद फिर एक रामायण प्रोजेक्ट बना जो नेशनल प्रोजेक्ट था, वो प्रोफेसर बीबी लाल ने उसको बनाया जब वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे से बाहर चले गए थे। उस समय शिमला शोध संस्थान में थे जी, और वहाँ से उन्होंने इस एक्सकवेशन को आर्कियोलॉजिकल सर्वे के साथ टेकअप किया। लेकिन वो एक्सकवेशन चूंकि रामायण से रिलेटेड जो साइट्स थे उन स्थानों पे हुआ था, तो वो 1976 से लेके 1986 के बीच में, वो 1975 से 1986 के बीच में रामायण प्रोजेक्ट के बहुत सारे साइट्स एक्सकवेट हुए और उसमें उन्होंने अयोध्या में भी एक्सकवेशन किया था। अब ये पहली बात हुई। दूसरी बात ये है कि जब हम लोगों ने 2003 में एक्सकवेशन किया तो वो एक्सकवेशन हमने कोर एरिया में किया था, जहाँ जब चूंकि उस समय तक बाबरी मस्जिद नष्ट हो चुकी थी, ढहा दी गई थी, तो जो वो राम जन्मभूमि की का ओरिजिनल स्थान है जिसको माना जाता रहा है, जी, वो स्थान हमें अवेलेबल था एक्सकवेशन के लिए। अच्छा, और जब प्रोफेसर नारायण ने और प्रोफेसर बीबी लाल ने एक्सकवेशन किया तो वो पेरिफेरल एरिया में एक्सकवेशन किया था, जी, जो कि चूंकि बाबरी मस्जिद उस समय मौजूद थी, तो मस्जिद के बाहर के एरिया में उन्होंने एक्सकवेशन किया था। अच्छा, कुछ माउंट्स पे। अच्छा जी। और आपने पूछा कि उनसे हमें कोई मदद मिली या नहीं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रोफेसर नारायण और प्रोफेसर लाल के एक्सकवेशंस इस तरह से हुए जिसमें जो उत्तर भारत की में जनरल एक्सकवेशंस हुए हैं, उन्हीं एक्सकवेशंस की तरह उनके भी एक्सकवेशंस हुए थे जिसमें एनबीपी से नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर पीरियड से लेकर के
और मध्यकाल तक के अवशेष प्राप्त हुए थे। और उसमें जो शॉर्ट क्रोनोलॉजिकल डेटिंग वाली बात है, लोग 6-7 सेंचुरी बीसी से पहले नहीं जाते थे, तो उन लोगों ने भी अपनी डेट लिमिट करके ही रखा था। प्रोफेसर लाल के एक्सकवेशन में एक बात बाद में जाकर के सामने आई, जब उनका एक्सकवेशन हुआ था उस समय तो नहीं आई थी, लेकिन बाद में उनका एक पेपर छपा था जिसमें उन्होंने कुछ पिलर बेसिस की बात की थी, जो कि उनको बाबरी मस्जिद की दीवार के बाहर दिखाई पड़े थे। एक सीरीज में कोई 6-7 पिलर बेसिस थे, तो उनको देख करके उनको ये लगा कि ये मस्जिद के लेवल से नीचे हैं और ये हो सकता है किसी अर्लियर स्ट्रक्चर के रिमेन्स हों। तो ये चीज तो हम लोगों को पता चली थी, वो मदद जरूर मिली थी उससे। अच्छा। लेकिन इन दोनों एक्सकवेशन से नॉर्मली और बहुत ज्यादा मदद नहीं मिली। सर, अगली बात ये जानना चाहेंगे कि राम जन्मभूमि स्थल पर कोई मतलब एक विशेष प्रकार का कोई ऐसा स्तर रहा कि जहां पे संदेह हुआ हो कि उसको सत्यापन कैसे किया जाएगा, कैसे सत्यापित हो सकती है वो जगह? देखिए, एक जो गवर्नमेंट की तरफ से निर्देश था 2.7 एकड़ लैंड में एक्सकवेशन करने का, जी तो वो रामकोट का एरिया माना जाता रहा है ट्रेडिशनली। जी। और उसमें यही कहा जाता है कि इस रामकोट के एरिया में कोई पैलेस था जहाँ पर भगवान राम का जन्म हुआ था। जी। और बाद में आगे चल करके विक्रमादित्य के समय में वहाँ मंदिर बना था। अच्छा। तो ये चीज जो है, ये पिन पॉइंट करके किसी एक जगह तो नहीं बता सकते, लेकिन जो वो 2.7 एकर्स का एरिया था उसी के सेंटर में बाबरी मस्जिद मौजूद थी। और जैसा कि नॉर्मली होता रहा है कि किसी मंदिर या विशेष स्थल को डिमोलिश करने के बाद या उस स्थल के खत्म हो जाने के बाद अगला कंस्ट्रक्शन जो हुआ वो ठीक उसी के ऊपर हुआ। अच्छा। तो यहाँ भी ये माना गया कि संभवतः बाबरी मस्जिद जहाँ बनी है वो उसी प्राचीन मंदिर को ध्वंस करके उसके ऊपर बनाई गई। तो ये चीज जो थी वो उसके आधार पे वहाँ एक्सकवेशन का काम आगे बढ़ा। अच्छा, तो सर पुरातत्व की बात तो रही, उत्खनन भी बहुत अच्छा था, लेकिन ये जो इतिहास और पुरातत्व का एक संगम रहा है, तो ये स्थल बहुत ही संवेदनशील रहा है जी। तो ये संवेदनशील स्तर पर कार्य करने के लिए आपका अनुभव कैसा रहा वहां पे? तो हम सभी का, जो मेरा और हमारी जो टीम, हाँ सर, मतलब आपका और आपकी टीम का। हाँ, अनुभव बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था। जी। जो कि नॉर्मली आर्कियोलॉजिकल सर्वे के एक्सकवेटर्स हों या यूनिवर्सिटी या किसी भी दूसरे इंस्टीट्यूशन के एक्सकवेटर्स हों, जी। उनको नहीं मिलता है। जी। कहने का तात्पर्य ये है कि जहाँ हमने एक्सकवेशन किया वो ऐसा स्थान था जो डिस्प्यूटेड था, उसको कहा जाता था डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर। जी। डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर ऑफ राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद। जी। और इसी नाम से होम डिपार्टमेंट में भी एक उसका अंग बना था, और साथ साथ हाई कोर्ट में भी एक उसका सेक्शन था। तो निश्चित रूप से यहाँ हिंदू, मुस्लिम और कुछ अन्य पार्टीज शामिल थी, जो एक कोर्ट केस चला आ रहा था 1948 के आसपास से, तो उसमें ये सभी शामिल थे और 20 से अधिक पार्टीज थी।
उन सभी पार्टीज को ये मौका दिया गया कि आप अपने आर्कियोलॉजिस्ट और अपने हिस्टोरियंस को अपना प्रतिनिधि बना करके इस साइट पे ले आए। हालांकि उनका कोई रोल एक्सकवेशन में नहीं होगा, लेकिन वो लोग एक ऑब्जर्वर की तरह वहाँ रहेंगे और ये देखेंगे कि एक्सकवेशन का काम ठीक ठाक चल रहा है या नहीं चल रहा है। और इस तरह से फिर कोर्ट के आदेश के हिसाब से हर पार्टी को ये मौका मिला, उन्होंने अपने ऑब्जर्वर्स भेजे। और इतना ही नहीं, वहाँ लोकल पुलिस, आईबी, सीबीआई, सीआईडी, इन सब के जो कार्यकर्ता थे वो साइट पे मौजूद थे। और उन सब के बीच में काम करना थोड़ा कठिन तो हो ही जाता है जी। लेकिन फिर भी हम लोगों ने मार्च से लेकर के और अगस्त तक ये काम इसी उसमें किया। और भी कंस्ट्रेंट्स थे। मैंने कोर्ट से ये भी बताया कि गर्मी का दिन, सीज़न ख़त्म हो रहा है मई में, और बरसात आएगी, उसमें ट्रेंचेस ख़राब होंगी, तो काम बंद कर देते हैं। हमें जितना रिज़ल्ट चाहिए था वो मिल चुका है जी। तो कोर्ट ने कहा नहीं, अभी आप कंटिन्यू रखिए एक्सकवेशन। और उसके लिए फिर उन्होंने कनात और तंबू कनात की व्यवस्था करवा दी। अब उसकी वजह से ये हुआ कि और उमस पैदा हो गई। और चूंकि हमारी ट्रेंचेस कुछ ट्रेंचेस तो 12-12 मीटर डीप थी, उसमें नीचे जा करके जो लोग काम करते थे वो 15-20 मिनट से ज़्यादा उनका वहाँ रुकना भी ठीक नहीं रहता था। और उसके बाद वो भी चीज़ हम लोग कोर्ट के संज्ञान में ले आए कि ये नहीं हो पा रहा है। और जो तंबू कनात इन सब का लाल पीला रंग है वो भी हमारी जो फोटोग्राफी है उसमें बाधित कर रहा है। तो हमें एक्चुअल कलर्स जो हैं वो हमें चाहिए होते हैं, जो अलग अलग स्ट्रेटा हैं और लेयर्स हैं, उनको पहचानने के लिए वो कलर्स भी नहीं आ पाएंगे। तो लोगों को तकलीफ ना हो इसके लिए फिर कोर्ट ने ऑर्डर किया कि नहीं, आप वहाँ कूलर लगा लीजिए, पंखे लगा लीजिए। तो ये कुछ अजीब सी स्थिति थी जिसमें एक्सकवेशन करना पड़ा। जी। और हमें नहीं लगता कि आगे आने वाले समय में इस तरह से एक्सकवेशन करने के लिए कहा जाएगा किसी भी एक्सकवेटर को। लेकिन एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन में हम लोगों को एक्सकवेशन करना पड़ा। जी। सर, आखिरी में ये जानना चाहेंगे कि अगर राम जन्मभूमि उत्खनन की जो कहानी है वो केवल 3 बिंदुओं में अगर बतानी चाहें तो आप कैसे बताएंगे? मतलब क्या डिटेल्स होंगी? सिर्फ 3 शब्दों, 3 बिंदुओं पे अगर फोकस करें उस पे तो क्या होगा? 3 बिंदुओं से क्या? 3 बिंदु से मतलब ये है कि मतलब कुछ एक डिटेल निष्कर्ष तौर पे कहा जाए कि हाँ, ये 3 बिंदु ऐसे थे कि ये मेन फोकस था राम जन्मभूमि उत्खनन का। देखिए, ये तो एक ऐसा विषय है कि एक रूल आता है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है, दूसरा रूल आता है। तो उसमें लोग तरह तरह से अपने हिसाब से कंस्ट्रक्शन और इस तरह का कार्य करते हैं जी। जो यहाँ भी हुआ। और जब मंदिर बना तो वो एक बहुत प्राचीन काल में, लगभग मैं यूँ कहूँगा कि उत्तर गुप्त काल में कभी एक मंदिर की स्थापना हुई वहाँ। चूँकि उससे पहले के समय में वहाँ विष्णु का या राम का कोई मंदिर नहीं था। और एक तरह से हैबिटेशनल डिपॉजिट था, हैबिटेशनल
लेयर्स से अंदाज लगता है कि लोग वहाँ रह रहे थे। लेकिन और पीछे जब हम जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो हमें C14 डेट्स, कार्बन 14 डेट्स के हिसाब से जो डिटेल्स मिले वो 1680 ईसा पूर्व तक के डिटेल्स हैं। अच्छा। तो उसके आसपास या उसके बाद के काल में वहाँ निश्चित रूप से कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन रहा होगा जो जहाँ भगवान का जन्म हुआ होगा। यहाँ पर एक मंदिर अगर बना दिया जाए तो उचित होगा, और ऐसे में विष्णुहरि के मंदिर की स्थापना हुई, जिसके 3 अलग अलग फेज हमें एक्सकवेशंस में मिले। और चूंकि वहाँ कोई मंदिर में मूर्ति नहीं थी या कोई इस तरह की चीज़ें अधिक संख्या में नहीं प्राप्त हुई, तो हमने उसको एक मैसिव स्ट्रक्चर की तरह से आर्कियोलॉजिकल लैंग्वेज में उसको लिखा जी। कि एक विशाल स्ट्रक्चर है जो मस्जिद से लगभग 3 गुना बड़ा स्ट्रक्चर है। अब आप समझ सकते हैं कि ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर किस चीज़ का होगा। जी। लेकिन कुछ कुछ एविडेंस जो है हमें मंदिर के जो स्थापत्य के खंड होते हैं, उस प्रस्तर खंड जी। वो वहाँ पर मिले थे, जो डेकोरेटेड अलंकरण उन पे मिलता है, वो मंदिरों में, नागर शैली के मंदिरों में मिलता है। उनको देखते हुए ये स्पष्ट हो गया कि ये यहाँ पर एक मंदिर था, और हो सकता है इसे 1 या 2 काल में ध्वस्त किया गया हो और फिर उसके बाद वहाँ पर मस्जिद का निर्माण। इस महत्वपूर्ण संवाद के लिए और हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये साक्ष्यों से जुड़ा इतिहास समझने में हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान रहा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर आप इतिहास को गंभीर, तथ्यपरक और शोध आधारित दृष्टि से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही संवादों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।